नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 27 जून 2020 है और आज हम फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, डोंट लेट वॉट यू कैन डू इंटरफियर विथ वॉट यू कैन डू। आप जो नहीं कर सकते उसे मत करो, जो आप कर सकते हैं उसमें ही हस्तक्षेप करो। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हम कई बार उत्तेजना में आकर ऐसी अपने टास्क बना लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। हर व्यक्ति का अपना कैपेबिलिटी है, अपनी उसकी क्षमता है और उसी क्षमता के अनुसार वो कार्य कर सकता है। तो जब भी हम अपना रूटीन बनाते हैं, यदि हम केवल एक पढ़ने के तौर पर भी लें, तो जब भी हम अपना रूटीन बनाते हैं तो हम इतने बड़े बड़े टास्क बना लेते हैं, इतने बड़े बड़े टास्क प्लान कर लेते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर पाते और फिर हम हताश होते हैं और फिर हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा। अपनी क्षमता को पहचानिए और उसके अनुसार ही अपने टास्क निर्धारित कीजिए। सो डोंट लेट व्हाट यू कैन डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। ओके, सो सक्सेस विल बी योर्स ऑलवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। When is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून, 24 जून, 25 जून और 26 जून। आंसर रहेगा यहाँ पर 26 जून, यानी 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 की इसकी थीम भी है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ओके, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस दिवस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो दुनिया भर में आप सभी को मालूम है, नशीली दवाओं के सेवनकर्ताओं की बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की जाती है हमेशा ही, और इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी पर भी खतरा आ जाता है और इसके ही कारण कई आपराधिक घटनाएं भी बढ़ भी रही हैं। और इस बढ़ती हुई चिंता का विषय है क्योंकि अब ड्रग्स का जो नशा है वो स्कूल और कॉलेजों तक पहुंच चुका है। दुनिया भर के देश इन मादक द्रव्यों के सेवन और गैर कानूनी नशीली दवाओं के व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों को उजागर करना और इनसे निपटने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, ताकि लोग इन दवाओं से दूर रहें। इन दवाओं में केवल कोकीन, हॉल्यूकिनोजेंस, कैनबिस, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और ओपिएट्स ऐसी दवाई ही नहीं हैं, इनके साथ साथ वो दर्द निवारक दवाई भी हैं जिन्हें हम पेन किलर्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल भी जो कहते हैं हम अति से ज़्यादा बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम सभी इन नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट ई पंचायत अवार्ड 2020? हाल ही में किस राज्य ने पंचायती राज विभाग के ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भी हाल ही में पंचायती राज विभाग के ई पंचायत पुरस्कार 2020 में का प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक है, बात करते हैं इन पुरस्कारों की। तो सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश ने पहला पुरस्कार जीता है और ये जो पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसके मंत्री हैं इस समय नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, राज्य की इन सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जिन राज्यों में कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी पंचायतों के कार्य हैं उन सभी कार्यों को ज़्यादातर यदि हम डिजिटलाइजेशन से या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो उन राज्यों की पंचायतों को ये ई पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
ई का यहाँ फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब जो पंचायत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चलती है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चलती है, ओके, सो दैट पंचायत विल वॉन ई पंचायत अवार्ड्स। ओके, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये एक नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये जो स्टेट है ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये वेस्टर्न हिमालयाज में सिचुएटेड है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर इसको जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो था 1 नवंबर 1956 में। स्टेट की मान्यता इसको मिली 25 जनवरी 1971 में। कैपिटल है यहाँ शिमला और धर्मशाला, दो कैपिटल्स हैं, क्योंकि शिमला गर्मियों में रहती है बट धर्मशाला को सर्दियों में बनाया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है टोटल 12, और गवर्नर का नाम है भंडारू दत्तात्रेय। वहीं चीफ मिनिस्टर यहाँ जयराम ठाकुर, और जो विधानसभा है वो है 68 यानी 68 सीट्स की यहाँ विधानसभा है। वहीं राज्यसभा में 3 सीटें आती हैं यहाँ से, और लोकसभा में 4 सीटें आती हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। साथ ही हम हिमाचल प्रदेश की यदि लोकेशन को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसकी जो बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, एक्चुअली ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से बाउंड्री लैंड के संग ही शेयर हो रही है, ठीक है, कहीं भी वाटर बॉडी नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ जम्मू कश्मीर है, देन पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और यहाँ पर लद्दाख, और इसी के साथ ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है चाइना के संग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच फोक आर्टिस्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू बी कन्फर्ड विद द बिट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक लोक कलाकार को बिट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है। हमें बताना है वो कौन सी लोक कलाकार हैं। तो आंसर रहेगा यहाँ पर गुलाबबाई संगमनेरकर, ठीक है, गुलाबबाई संगम नरेकर, ठीक है, संगम नरकर। तो ये इनका नाम है जिनको अभी हाल ही में बिट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली जो लोक कलाकार हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन जाकर अपना नाम कमाया हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को बिट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है, ठीक है। जो बिट्ठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये वरिष्ठ तमाशा कलाकारों को ही दिया जाता है, मतलब जो लोक कला में वरिष्ठ तमाशा दिखाते हैं, मतलब जो ड्रामा होता है, सीनियर ड्रामा है ना, उसको ये उन सीनियर लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और 2018-19 का सम्मान गुलाबबाई संगमनेरकर को दिया गया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक और अवार्ड है जो है अन्ना साहिब किर्लोस्कर पुरस्कार, ये दिया गया है यहाँ पर मधुवंती दांडेकर को। इन दोनों ही पुरस्कारों की राशि है 5 लाख रुपए, संग में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र इंडिया के एक वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड है, और साथ ही एक डेक्कन प्लेट्यू का एक बहुत बड़े हिस्से पर ये महाराष्ट्र क्या है मतलब स्थापित है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, एक डेक्कन प्लेट्यू के एक बहुत बड़े भाग पर इसकी लोकेशन है। महाराष्ट्र इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, वहीं थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, मतलब एरिया में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। स्टेटहुड यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को इसे राज्य की मान्यता दी गई। कैपिटल इसकी मुंबई है, और विंटर सेशन में नागपुर में इसके सारे काम होते हैं विधानसभा से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, वहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा की संख्या है 288 सीट्स की और विधान परिषद है 78 सीटों की। वहीं लोकसभा में यहाँ से 19 सीटें आती हैं और राज्यसभा में 48 सीटें आती हैं, ठीक है। इसी के साथ
हम बात करते हैं यहाँ पे दो सिटीज़ हैं, नासिक और पुणे। नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, और पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ठीक है। तो ये थोड़े से एब्रीविएशन है, आपको ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड बाय जादू होल्डिंग एलएलसी। जादू होल्डिंग एलएलसी विल बाय अप्रॉक्सीमेटली 9.99% स्टैक इन जियो प्लेटफॉर्म। अभी किस आयोग ने जादू होल्डिंग एलएलसी द्वारा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, और जादू होल्डिंग एलएलसी ने जियो प्लेटफॉर्म से लगभग 9.99% की हिस्सेदारी ये खरीदेगा, मतलब इतने शेयर से ये खरीदेगा, ठीक है। तो हमें बता देना ये किस आयोग ने परमिशन दे दी है इसकी, तो यहाँ आएगा आंसर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सीसीआई, ठीक है। सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो बात करते हैं सीसीआई की। सीसीआई क्या है? सीसीआई का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक निकाय है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ये बाद में भारतीय सरकार ने एक एक्ट के थ्रू बनाई है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा ही ये एस्टेब्लिश किया गया था। इस एक्ट के थ्रू ही इस कमीशन को बनाया गया था, और मार्च 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित किया गया था, ठीक है। इस एक्ट को लाकर इस आयोग को बनाने की सिफारिश की गई थी संसद में, और बाद में मार्च 2009 में इसे विधिवत रूप से गठित कर दिया गया। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 14 अक्टूबर 2003 में। वहीं इसकी जो फुल्ली फंक्शनल, मतलब ये पूर्ण रूप से कार्य कब से करने लगा, मई 2009 से, ठीक है। मतलब इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो तो पहले ही हो गया था 2003 में, लेकिन पूरी तरह से फंक्शनल में नहीं था। तो पूरी तरह से फंक्शन में आने में इससे कितना टाइम लग गया, मतलब मई 2009 तक ये पूरी तरह से फंक्शन में आ गया था। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो हैं धनेंद्र कुमार, ठीक है, धनेंद्र कुमार। सीसीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सीसीआई की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही बाजार को विकृतियों से बचाने के लिए, और तीसरा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मतलब एक तो जो कंपटीशन है बाजार में वो पॉजिटिव रहे हमेशा, ठीक है, साथ ही एक दूसरे को मोटिवेट करने वाला वो कंपटीशन होना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पर बाजार में विकृति आ जाती है कि लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं और फिर एक दूसरे का बुरा भी करने लगते हैं ना, तो ये जो विकृति है इससे बाजार को बचाना। तीसरा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, मतलब जो घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना इनका उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली तमोनाश घोष हैज़ डेड ड्यू टू कोविड-19 ही वॉज अ। हाल ही में तमोनाश घोष का निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। हमें पता नहीं कौन थे, पोइट थे, एक्टर थे, सोशल वर्कर थे या पॉलिटिशियन थे। आंसर रहेगा पॉलिटिशियन। ये एक पॉलिटिशियन थे, एक्चुअली ये विधायक थे, तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे ये तमोनाश घोष, और इनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही 1998 के बाद ये 3 बार फाल्टा से विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष बने, ठीक है। साथ ही घोष राज्य में चुने गए जनप्रतिनिधियों में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु इस महामारी से हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर यदि हम बात करें कैपिटल की, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, वहीं गवर्नर हैं जगदीप धनकर, ठीक है, जगदीप धनकर। कोलकाता हुबली नदी के किनारे पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, यानी IFTAS,
इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पहले हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा टी रविशंकर। टी रविशंकर को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं ये है क्या। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये है इसका फुल फॉर्म, IFTS। इसका अभी नया जो अध्यक्ष बनाया गया वो है टी रविशंकर। और जो IFTS है ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, सहायक कंपनी। इसके अलावा डॉक्टर एन राजेंद्रन को यहाँ पर CEO बनाया गया है और वह भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ हैं। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान से PhD भी किया है और उनका राजनीतिक, पब्लिक और प्रौद्योगिकी प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, प्रशासन, विचार, नेतृत्व तथा परियोजना और व्यापार निष्पादन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके मुख्यालय की। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, द न्यू इंडियन ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पर निरकर प्रधान को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, और यहाँ तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ बस आपको याद करने वाली चीज़ यही है कि ये एक एसोसिएशन है, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, और इसके जो अधिकारी हैं वो हैं निरकार प्रधान। ठीक है, निरकार प्रधान। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो रिसेंटली पूर्णिमा जैनेन का भी निधन हो गया है कैंसर से। ये कौन थी हमें बताना है। तो वेट लिफ्टर थी, एथलीट थी, स्विमर थी या शूटर थी? तो इनमें से ये थी शूटर। ठीक है, शूटर थी। क्लियर। पूर्व भारतीय निशानेबाज कोच पूर्णिमा, ये कोच भी थी संग में। ठीक, इनका भी निधन हो गया कैंसर से और उन्होंने कई टूर्नामेंट में ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव? अभी लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नाम की इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था और हमें बताना है इसके लेखक का नाम। आंसर रहेगा यहाँ पर अमीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नाम की ये पुस्तक लिखी है। अब बात करते हैं थोड़ा पुस्तक के बारे में। तो ये जो पुस्तक है इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का पूरा नाम, ये एक्चुअली एक फिक्शन बुक है और इसका जो फुल नेम है वो है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ठीक है, ये जो पुस्तक है भारतीय राजा सुहेलदेव के ऊपर है पूरी, और क्योंकि सुहेलदेव ने देश की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, साथ ही विशाल व्यक्तित्व, तपस्या की उज्ज्वल पहल दिखाई इन्होंने और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। इसीलिए इस महान विभूति के नाम पर इस पुस्तक को लिखा गया है और लिखने वाले का नाम है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो गेट पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। इसरो को अभी हाल ही में पेटेंट मिल गया है उसके द्वारा डेवलप की गई लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, जिसे LCHG कहा गया है, फॉर स्पेस एप्लीकेशन। मतलब स्पेस में जाने के लिए इसरो ने अभी हाल ही में एक जो हम कह सकते हैं पूरा एक मतलब इन्होंने क्या बनाया, एक गारमेंट बनाया है, एक यूनिफॉर्म हम इसे कह सकते हैं जो एस्ट्रोनॉट पहन के जाएंगे। ठीक, और इसका नाम है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ठीक, ये जो गारमेंट ये जो बनाई गई है ये इसरो को उसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए ही पेटेंट मिला है। ठीक है, और ये क्या है, एक सुरक्षात्मक परिधान है। ठीक है, सुरक्षात्मक परिधान है। एक्चुअली ये क्या है, एक सेफ्टी यूनिफॉर्म है। ठीक, ये एक फिटिंग सूट है और गर्दन से लेकर पैर के सभी अंगों को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, LCHG कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द वियरर।
जो बंदा इसे पहनेगा ये उसके बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है। ठीक, इसरो के निर्देशक का नाम है निदेशक का नाम के शिवन, वहीं मुख्यालय है बेंगलुरु में और स्थापित हुआ था ये 1969 में। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। श्रीपद नाइक इनॉग्रेट डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात। अभी हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया है गुजरात में। ठीक, और साथ ही यहाँ पर एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर भी 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन होने वाला है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर से यानी SIDM के साथ मिलकर की है। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर इस एक्सपो को लगाया है। ठीक है, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और दूसरा है SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, SIDM, इन दोनों ने मिलकर इस डिफेंस कॉन्क्लेव को क्या किया, शुरू किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर मदर कन्फर्मेशन गिफ्ट स्कीम इनॉग्रेटेड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी हाल ही में एक मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य होगा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना। और इस पोषण किट में क्या होगा, पोषण किट में मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री और किराने और घी की आपूर्ति शामिल होगी। ठीक है, और साथ ही इस पोषण किट का जो काम होगा वो ये होगा कि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक, इसी के साथ साथ मातृ पुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर PHC पर, ठीक है, 4 बार गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट दी जाएगी। और इसमें क्या क्या होगा वो आपको पता ही है। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। तो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैश्य। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी IMF एस्टिमेट्स इंडियन इकोनॉमी टू फॉल बाय 4.5% इन फाइनल ईयर 2021। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है और जबकि 2021 में अप्रैल में 2021 में इसी महीने में 1.9% का वृद्धि का अनुमान बताया है। ठीक है, तो 2021 में क्या अनुमान लगाया उसने कि 4.55% की तो गिरावट आ जाएगी और 2021 में उसने बताया कि 1.9% का इजाफा होगा। ठीक है, IMF की जो फाउंडेशन है वो 27 दिसंबर 1945 में रखी गई, वहीं इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। चेयरवुमन या चेयरमैन या फिर आप कहेंगे MD है यहाँ पर क्रिस्टलिना गॉर्जियावा जो बुल्गारिया से है। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इससे अब तक की हिस्टोरिक लो यानी कि ऐतिहासिक कमी कहा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का कारण कोविड-19 की महामारी ही है। 2020 में अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान है। वहीं साथ ही इसने यह वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर में वृद्धि होने का भी अनुमान जारी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो भी 6.9% हो सकती है इस बार, और जो गिरावट हुई है 2020 में वो अप्रॉक्सीमेटली 3.1% तक हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंस्टॉल AWMS टेक्नोलॉजी ऑन BLR रनवे। BLR रनवे पर AWMS टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला एयरपोर्ट है वो है BIAL। ठीक है, मतलब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक, और इसी के साथ जो कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन कर रहा है। ठीक है, यही बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन कर रहा है। साथ ही अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग यानी AWMS ऑटोमेटिक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, इसी के साथ BIAL ने 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर को भी स्थापित किया है, जिन्हें NAL द्वारा लाइव रनवे विजिबिलिटी रेंज RBR के लिए भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर अलग से विकसित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम NAL की, क्योंकि अभी टर्म आया हमारे इसमें न्यूज़ में। तो NAL है क्या? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है, ये भारत की पहली सबसे बड़ी एरोस्पेस फर्म है और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR दिल्ली के द्वारा 1959 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो was later moved to Bangalore in 1960 and the firm closely operate with HAL, DRDO, ISRO and has the prime responsibility of developing civilian aircraft in India। यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है NAL की, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जून 1959 को है 1959। वहीं डायरेक्टर हैं जितेंद्र जे जाधव और लोकेशन है बेंगलोर, इंडिया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक्चुअली इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो यही है कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना। ठीक है, और इसमें जो मदद कर रहे हैं इसकी वो HAL है, DRDO है और ISRO है, तीनों ही इसकी मदद कर रहे हैं। द लास्ट न्यूज़ इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू होस्ट 2023 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करने वाला जो राष्ट्र है वो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों मिलकर इसे होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा दी गई है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस वाला जो लास्ट अभी हुआ था 2018 में, तो इधर होस्ट कंट्री थी रशिया, चैम्पियन बना था फ्रांस दूसरी बार चैम्पियन बना है इस फीफा वर्ल्ड कप में। वहीं रनर अप रहा क्रोएशिया। ठीक है, 2019 की बात करते हैं वुमेंस के वर्ल्ड कप की, जो ये लास्ट हुआ था। तो यहाँ कंट्री है फ्रांस, चैम्पियन रहा था यूनाइटेड स्टेट, 4th टाइटल था उसके पास, और रनर अप रहे हैं नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माय न्यू अपडेट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक you very much and best of luck for your upcoming exams.